अपना धातुक्रम का चैप्टर चल रहा है और इसमें हमने अब तक पढ़ लिया अयस्कों का सांद्रण और धातु निष्कर्षण। धातु निष्कर्षण में ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पढ़ लिया और लोहे और तांबे का निष्कर्षण पढ़ लिया। धातुक्रम के ऊष्मागतिकी के सिद्धांत में हमने ये देखा था कि अयस्क को गर्म करना पड़ता है, वात्या भट्टी में हो या परावर्तनी भट्टी में हो, उसमें ऊष्मा और ताप से संबंधित बातें थी। इसलिए ऊष्मागतिकी को उत्ताप धातु कार्मिकी कि धातुक्रम है, धातुक्रम में कौन सा? उत्ताप। उत्ताप का मतलब है जिसमें ऊष्मा उत्पन्न हो, जिसमें ताप उत्पन्न हो, या इसको ये कह सकते हैं कि पायरोमेटलर्जी। पायरोमेटलर्जी उत्ताप धातु कर्म की ये होता है। तो उसमें ये किस में होता है? ये ऊष्मागतिकी के सिद्धांत में था। आज हम पढ़ेंगे विद्युत रासायनिक सिद्धांत। उसमें अयस्क को गर्म नहीं करेंगे, उसमें ऊष्मा और ताप या उत्ताप से संबंधित कोई बात नहीं होगी। तो विद्युत रसायन में जो अयस्क है उसका गलित लवण लिया जाता है या उसका कोई विलयन लिया जाता है और फिर उसका विद्युत अपघटन के द्वारा या किसी धातु के द्वारा अपचयन करवाकर और धातु प्राप्त की जाती है। तो आज का अपना टॉपिक है वो है धातु क्रम का विद्युत रासायनिक सिद्धांत। तो विद्युत रासायनिक सिद्धांत में क्या क्या लेना पड़ेगा? इसमें जो भी अयस्क होगा उसको या तो गलित अवस्था में लेंगे या विलीन अवस्था में लेंगे, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, उस विद्युत धारा के द्वारा उसका अपघटन करेंगे या फिर कोई अपचायक के रूप में धातु मिलाकर और उसमें से धातु निष्कर्षण करते हैं। ये होगा। तो इसमें कोई भी धातु मिला सकते हैं क्या? इसमें भी तो कोई नियम है। तो जो धातु का उपयोग करेंगे या विद्युत अपघटन के समय जो इलेक्ट्रोड का उपयोग करेंगे वो करते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुसार। विद्युत रासायनिक श्रेणी जो अपने तीसरे चैप्टर में बनी हुई है उसमें क्या है कि उसमें जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसके साथ अलग अलग धातुओं को जोड़कर प्रत्येक धातु इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया गया है और वो भी उसका अपचयन विभव है। तो उस अपचयन विभव के आधार पर एक श्रेणी तैयार की हुई है। उसमें जो सबसे ऊपर है वो फ्लोरीन है और फ्लोरीन तुरंत इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, इसलिए उसका सबसे ज़्यादा अपचयन होता है और उसका मान है वो धनात्मक है सबसे ज़्यादा। और फिर जैसे जैसे उसमें नीचे आते हैं बीच में हाइड्रोजन आ जाता है, उसके इलेक्ट्रोड विभव का मान 0 है, उसको स्टैंडर्ड माना जाता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 माना जाता है। और उससे भी अगर नीचे आए तो फिर नीचे जो इलेक्ट्रोड विभव है उनके मान ऋणात्मक हो जाते हैं और सबसे नीचे लिथियम है और लिथियम का जो इलेक्ट्रोड विभव का मान है वो सबसे अधिक ऋणात्मक है। तो इसमें क्या होता है कि जो सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, जो अधिक क्रियाशील धातु होगी उसके लिए इलेक्ट्रोड विभव का मान भी अधिक ऋणात्मक होता है और उसका अपचयन करना भी कठिन होता है। तो ये सारी बातें विद्युत रासायनिक श्रेणी की हैं और उसमें से हमें लेनी है। तो मैं 2-4 लाइनें लिख रहा हूँ। तो ऐसे के विलीन या गलित अवस्था में जब विद्युत अपघटन किया जाता है तो विद्युत अपघटन किया जाता है तब तो ये विद्युत रसायन है। और जब विद्युत रसायन है तो उसमें 2 प्रकार के सेल होते हैं, एक विद्युत रासायनिक सेल, एक विद्युत अपघटन सेल। और यहाँ पर जब धातु प्राप्त करनी हो तो विद्युत अपघटन सेल को काम में लेते हैं और जब भी कोई भी सेल काम में लेते हैं उसमें कोई अपचयन पूरा होगा या नहीं होगा इसको गिब्स मुक्त ऊर्जा से ज्ञात कर सकते हैं। तो जो विद्युत रासायनिक सेल है उसका जो परिणाम है वो गिब्स मुक्त ऊर्जा से ज्ञात कर सकते हैं।
यहाँ n इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ये गिब्स मुक्त ऊर्जा है जिसमें डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ जीरो, ये विद्युत रासायनिक सिद्धांत के लिए होती है। और उसके लिए क्या थी, ऊष्मागतिकी सिद्धांत के लिए, उसके लिए सूत्र था। तो ये भी गिब्स मुक्त ऊर्जा है और ये भी गिब्स मुक्त ऊर्जा है, लेकिन फर्क क्या है, ये गिब्स मुक्त ऊर्जा तब है जब विद्युत रासायनिक सिद्धांत लेते हैं, इसमें इलेक्ट्रोड का मान है, इसमें एंथैल्पी और एंट्रोपी थी। तो यहाँ पर ये और क्या क्या चीज़ है, एन तो इलेक्ट्रॉन की संख्या है, एफ E0 क्या है, E0 यहाँ पर है कि जो विद्युत अपघटन होता है उसमें जो दो इलेक्ट्रोड लेते हैं उनके इलेक्ट्रोड, दोनों के इलेक्ट्रोड विभव का अंतर होता है, या ये कह सकते हैं जो रेडॉक्स कपल है, रेडॉक्स उसको कहेंगे, एक पराक्षीकरण होता है इलेक्ट्रोड पर, एक परापचयन होता है। तो दोनों के इलेक्ट्रोड विभव का जो अंतर होगा ये उसका मान है। दोनों इलेक्ट्रोड को कहेंगे रेडॉक्स, एक पर ऑक्सीडेशन होगा एक पर रिडक्शन होगा, रेडॉक्स कहेंगे। तो E का मान हो जाता है E कैथोड माइनस E एनोड, तो दोनों के इलेक्ट्रोड विभव है उसका मान। अब ये कहाँ से प्राप्त करेंगे, कैथोड और एनोड के, कैथोड और एनोड के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विभव के मान हमारे लिए तैयार किए हुए विद्युत रासायनिक श्रेणी में, उसमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष अन्य धातु या अधातुओं के इलेक्ट्रोड बनाकर और हर एक का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया हुआ है। और उसको जब श्रेणी, रासायनिक श्रेणी को देखते हैं तो सबसे ऊपर फ्लोरीन आती है। क्यों? क्योंकि जो रासायनिक श्रेणी जो तैयार करी गई है वो केवल अपचयन विभव के आधार पर है, ऑक्सीकरण विभव नहीं है, ये ध्यान रखने वाली बात है। वो केवल अपचयन विभव के आधार पर तैयार की हुई है। तो सबसे ऊपर फ्लोरीन आती है। क्यों? कि फ्लोरीन की विद्युतीयता सबसे अधिक है, वो तुरंत जितने हो सकते इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करती है, और जब इलेक्ट्रॉन तुरंत लेगी तो निश्चित अपचयन होगा। तो इसलिए फ्लोरीन की विद्युतीयता सबसे अधिक होने के कारण उसका अपचयन विभव भी सबसे अधिक है। उस रासायनिक श्रेणी में जैसे जैसे नीचे आते हैं अपचयन विभव के मान घटते हैं और घटते घटते शून्य पर आते हैं, और शून्य आते हैं तो उसमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होती, उससे भी नीचे और जाए तो माइनस में आना शुरू हो जाते हैं, है अपचयन विभव सारे के सारे। और जब लास्ट में पहुंचते हैं तो लास्ट में लिथियम होता है, और लिथियम का अपचयन विभव का मान -3 पॉइंट कुछ होता है, सबसे अधिक ऋणात्मक होता है। तो वो ऋणात्मक क्यों हुआ? क्योंकि लिथियम की तो इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति है ही नहीं, वो तो इलेक्ट्रॉन देता है, धातु है। इस कारण लिथियम का जो अपचयन विभव है वो सबसे अधिक ऋणात्मक है। तो यहाँ पर ये लिखेंगे कि ये जो E के मान है वो विद्युत रासायनिक श्रेणी में है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में है, और उसमें उस श्रेणी में जिसका इलेक्ट्रोड विभव का मान अधिक ऋणात्मक है, इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, जिसके लिए इलेक्ट्रोड विभव का मान अधिक ऋणात्मक होता है वो अधिक क्रियाशील धातु होती है, और उसका अपचयन भी सबसे अधिक कठिन होता है। अपचयन इसका सबसे कठिन होता है। और जो अधिक क्रियाशील धातु है, अगर इस पर इसी प्रकार का जिसमें यहाँ पर बताया था धातु प्राप्त करते हैं, अगर कोई एक धातु का विलयन ले लिया और उस धातु के विलयन में अगर उस धातु से अधिक क्रियाशील धातु डाल दें तो जो धातु विलयन के अंदर थी वो तो विलयन से बाहर निकल जाती है, और जो अधिक क्रियाशील है उसका विलयन बन जाता है। यह भी हमें विद्युत रासायनिक श्रेणी से पता लग जाता है कि जिसके इनके लिए इलेक्ट्रोड विभव का मान कितना है, तो कौन कम क्रियाशील है कौन अधिक क्रियाशील है। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं इस विद्युत रासायनिक सिद्धांत से संबंधित।
अब इसमें मैंने लिखा है कि अधिक क्रियाशील धातु डाल दी जाए तो कम क्रियाशील धातु तो विलयन से बाहर निकल जाती है और अधिक क्रियाशील धातु का विलयन बन जाता है। इस प्रकार का उदाहरण आपके 8वीं या 9th की क्लास में था विज्ञान में कि अगर कॉपर सल्फेट का विलयन ले लें और कॉपर सल्फेट का विलयन का रंग नीला होता है, उसके अंदर यदि लोहे की छीलन डाल दें, 2-4 कील डाल दें, एक बीकर में ले लिया कॉपर सल्फेट का विलयन और उसमें लोहे की कील डाल दें, तो थोड़ी देर बाद देखते हैं तो उसमें जो कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग है वो या तो गायब हो जाता है या उस हल्का पड़ जाता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ कि कॉपर सल्फेट के अंदर कॉपर धातु है और उसके अंदर लोहे की कील डाल दी। लोहा अधिक क्रियाशील है कॉपर की तुलना में, इसलिए लोहे के कारण जो कॉपर सल्फेट के अंदर कॉपर है वो तो बाहर निकल गया और लोहे का विलयन बन गया। वही बात यहाँ पर है। अब ऐसा हो सकता है क्या? ये तो प्रैक्टिकल तो हमने देख लिया, अब विद्युत रसायन के द्वारा भी उसको समझा सकते हैं क्या? देखते हैं, उसको भी समझाएंगे कैसे बनेगा, कौन सी अभिक्रिया होगी, उदाहरण लेकर बताता हूँ मैं। जैसे मान लिया, अब मैं 2 विलयन बोल रहा हूँ 2 प्रकार से, यहाँ से कि या तो कॉपर सल्फेट में आयरन मिलाए या आयरन सल्फेट में कॉपर मिलाए। कौन सा संभव है? प्रैक्टिकल से तो करके देख लिया, प्रैक्टिकल में तो ये संभव है, अभी बताया मैंने, और ये प्रयोग आप कभी भी करके देख सकते हो। लेकिन हमें यहाँ पर समझाना है, और वो भी इसके द्वारा। अगर डेल्टा जी का मान ज्ञात करेंगे हम दोनों तरफ, और वो अगर मान ऋणात्मक आता है तो वो अभिक्रिया संभव है, और यदि मान धनात्मक आ गया तो वो अभिक्रिया संभव नहीं है। अब देखते हैं किसके लिए होगा। तो पहले दोनों की अभिक्रिया देखते हैं क्या क्या होनी चाहिए। कि इसमें कॉपर आयन है, इसमें फेरस डाल दिया तो कॉपर विलयन में आ गया और अलग हो गया और फेरस का विलयन बन गया। या तो ये बात होगी। उधर क्या होगी? उधर होगी कि Fe+2 विलयन में है, इसका मतलब विलयन आयन के रूप में लिखा दिया, इसके अंदर तांबा डाल दिया तो ये होना चाहिए। तो 2 अभिक्रिया ये होगी। अब इसमें से कौन सी है सही? यहाँ पर हम तभी बता सकेंगे जब इनमें कॉपर के और आयरन के इलेक्ट्रोड विभव के मान हमें पता हो, और वो इलेक्ट्रोड विभव के मान हमारे पास विद्युत रासायनिक श्रेणी में है, उसमें से देखकर कर सकते हैं। मान लिया अब हमारे पास ये मान दिए हुए हैं, कॉपर का क्या होगा और आयरन का क्या है। कॉपर के इलेक्ट्रोड विभव का मान और आयरन के इलेक्ट्रोड विभव का मान कितना कितना होता है? इसका मान होता है प्लस का 0.34 वोल्ट और ये मान होता है -0.44 वोल्ट। ये 2 मान है, ये हमने विद्युत रासायनिक श्रेणी से उठा लिया। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ सूत्र लगेगा ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। एनोड कैथोड किसको कहते हैं? जिस पर ऑक्सीकरण होता है वो एनोड और जिस पर अपचयन होता है वो कैथोड। ऑक्सीकरण अपचयन किसको कहेंगे? जो आसानी से इलेक्ट्रॉन देता है वहाँ ऑक्सीकरण, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वहाँ अपचयन। तो यहाँ पर तो स्पष्ट दिख रहा है ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये तो अपचयन हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है Fe, इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके Fe+2 बना दिया, तो इसका तो हो रहा है ऑक्सीकरण, ये हो रहा है अपचयन। तो अपचयन के लिए हम यहाँ पर मान रखेंगे, इसका मान हमें दे रखा है प्लस 0.34 माइनस, और ये माइनस हो गया 0.44, ये हो गया ई सेल का मान। तो ई सेल का मान कितना आ गया यहाँ पर? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.34 और 0.44, तो ये मान आ जाएगा 0.78 वोल्ट। हल करते हैं तो ये आ जाएगा। इधर हल करते हैं इसके लिए, इनके लिए। यहाँ पर अब की बार अपचयन इस पर हो रहा है, Fe+2 से Fe बन रहा है और Cu से Cu+2 बन रहा है, इस पर ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यहाँ पर जो ई सेल होगा इसका मान होगा वही
E कैथोड माइनस E एनोड। अब की बार कैथोड के रूप में आयरन इलेक्ट्रोड है और एनोड के रूप में कॉपर है, तो यहाँ पर ये मान हो जाएगा E कैथोड अब की बार आयरन है, आयरन तो अब की बार माइनस का 0.04 माइनस 0.44 वोल्ट, और माइनस एनोड, एनोड यहाँ पर जिस पर ऑक्सीकरण हो रहा है ये रहा, इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर ये बना दिया तो इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका मान है 0.34। ये मान आ गए दोनों में, एक में प्लस का आ गया, एक में माइनस का आ गया। अब इस मान को हम रखेंगे इसमें, यहाँ से हम डेल्टा जी का मान निकालेंगे। डेल्टा जी का मान जिसके लिए ऋणात्मक आएगा वो अभिक्रिया पूरी होगी, और जिसके लिए धनात्मक होगा वो नॉन स्पॉन्टेनियस ऐसा होता है। तो ये एन का मान जो भी हो, सॉरी एन का मान जो भी हो, यहाँ पर तो 2 ले सकते हैं क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ है। एफ का मान 96500 ये है ही, गुणा भाग करेंगे तो जो भी है मान इसका क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। यहाँ हल करेंगे डेल्टा जी का मान, तो ये मान माइनस एन एफ है और ये मान है माइनस का 0.78, ई की जगह 0.78 कर दिया। ये माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस का, तो ये मान आ रहा है हमारे पास प्लस का, जो भी आएगा ये मान पॉजिटिव आएगा। तो कौन सी संभव है, कौन सी स्पॉन्टेनियस है, सवत्या प्रक्रम है, कौन सा असवत्या प्रक्रम है, तो स्पष्ट दिख रहा है ये नेगेटिव आ गया तो सवत्या प्रक्रम हो गया। और सवत्या प्रक्रम का मतलब होता है ये उत्पाद बनाएगी, ये स्पॉन्टेनियस है और ये असवत्या है। तो इस बात को हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया कि ये अभिक्रिया पूरी नहीं हो रही है, ये अभिक्रिया नहीं हो रही। इस अभिक्रिया को मैंने प्रयोग द्वारा भी बताया था कि इसको हम करके देख सकते हैं, जो नीलापन है वो गायब हो जाएगा, और यहाँ से भी बता दिया। तो इसको विद्युत रासायनिक जो प्रक्रम है इस तरीके से व्याख्या की जा सकती है। तो ये तो हो गया अपना विद्युत रासायनिक सिद्धांत। अब इस विद्युत रासायनिक सिद्धांत को धातु क्रम पर भी लाते हैं। तो अब अगला जो वीडियो है अपना उसमें एल्यूमिनियम का निष्कर्षण करेंगे और कॉपर का निष्कर्षण करेंगे, और ये विद्युत रासायनिक सिद्धांत के आधार पर ही होगा।